हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अन अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे आप अगर पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर नेफ्रॉन जो है वो सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और इसके स्ट्रक्चर को समझना और उसके फंक्शन को समझना ही पूरा यूरिनरी सिस्टम है। तो आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको इसका जो फंक्शन है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए नेक्स्ट वीडियोस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि किडनी जो है वो यूनिट होते हैं, हमारे किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन। किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो बोथ किडनीज आर कंसिस्टेड ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। हर किडनी के अंदर जो है वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन जो है एक ये फंक्शनल यूनिट होता है जिसके अंदर हर नेफ्रॉन के अंदर अलग एक फंक्शन हो रहा होता है, और वो फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन हर नेफ्रॉन के अंदर होती है। आगे चलते हैं। दिस नेफ्रॉन्स आर अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन तक जो नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं। हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। मेनली परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हर नेफ्रॉन के अंदर ब्लड की जो है वो फिल्ट्रेशन की जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी। हमारे पास किडनी के अंदर 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं। इंसान के अंदर जो है वो दोनों तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो किसी के पास एक टाइप का नेफ्रॉन या फिर दूसरे टाइप के नेफ्रॉन भी पाए जाते हैं। तो 2 तरह के नेफ्रॉन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला जो नेफ्रॉन है वो है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये फर्स्ट टाइप है नेफ्रॉन की। ये वो नेफ्रॉन होते हैं, तो वो नेफ्रॉन होते हैं जो कि 2 पार्ट्स के अंदर आते हैं, किडनी के 2 पार्ट्स के अंदर आते हैं। अब देखें 2 पार्ट्स कौन से हैं। यहाँ पर हम एक मेडुला बना देते हैं। यहाँ पर ये किडनी का जो है ये मेडुला का एक क्या है, ये किडनी के मेडुला का एक पैरामिड है। ऊपर से यहाँ पर हमारे पास कॉर्टेक्स है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। अब नेफ्रॉन जो है ये यहाँ पर मौजूद होता है। अब यहाँ से कुछ नेफ्रॉन जो होते हैं वो मेडुला के अंदर भी आ जाते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन का पार्ट मेडुला के अंदर आ रहा है, इस नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे, ये है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दूसरा हो नेफ्रॉन जो होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, और वो नेफ्रॉन सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर ही पाया जाता है, यहाँ पर ही मौजूद होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लें। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ तक ये मेडुला होता है, और नीचे जो है ये मेडुला का रीजन होता है। ऊपर वाला जो रीजन है ये कॉर्टेक्स होता है। तो किडनी का जो कॉर्टेक्स का पार्ट है उसके अंदर ये ऊपर वाला पार्ट आता है, और नीचे वाला जो ये लूप ऑफ हैनले, इस पार्ट को हम कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये लूप ऑफ हैनले कहलाता है इस नेफ्रॉन का, और ये लूप ऑफ हैनले जो है ये किडनी के मेडुला के अंदर आता है। अब कुछ नेफ्रॉन के अंदर ऐसा होता है कि ये जो लूप ऑफ हैनले का ये जो पार्ट है ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, और ये यहीं पर नेफ्रॉन पर ही ख़त्म, इस कॉर्टेक्स के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इस नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो बड़ा नेफ्रॉन है जो दोनों के पार्ट्स के अंदर आ रहा है, कॉर्टेक्स के अंदर भी आ रहा है और मेडुला के अंदर भी आ रहा है, इस नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हैनले जो है वो बड़ा होता है और वो मेडुला के अंदर आ जाता है, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हैनले छोटा होता है और वो सिर्फ कॉर्टेक्स पर ही मौजूद होता है। तो आगे पढ़ते हैं। दे हैव जस्टा मेडुलरी हैव लॉन्गर लूप ऑफ हैनले। इसके अंदर जो पार्ट होता है लूप ऑफ हैनले वो बड़ा होता है, एंड हैनले पेनिट्रेट टू इन डीप इनसाइड द मेडुला, और ये मेडुला के इनसाइड नीचे चला जाता है। तो ये जो पार्ट है ये मेडुला के अंदर भी नीचे भी होता है। विद शॉर्टर, जो हमारे पास होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसका शॉर्टर होता है लूप ऑफ हैनले। ये लूप ऑफ हैनले का जो पार्ट है ये छोटा होता है और ये सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर ही आता है। तो रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन द कॉर्टेक्स, तो ये कॉर्टेक्स तक ही मौजूद होता है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कार्पसल रेनल ट्यूब्यूल। यहाँ पर जो नेफ्रॉन है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन उसके 2 पार्ट्स हैं। अब टोटल हमारे पास नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है रेनल कार्पसल, और दूसरा हमारे पास जो है वो रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल ये 2 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, या फिर 2 रीजन्स हैं। अब रेनल कार्पसल क्या है और रेनल ट्यूब्यूल क्या है, और इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है रेनल कार्पसल। रेनल कार्पसल कंसिस्ट ऑफ डेंस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपलरीज। यहाँ पर जो है वो ब्लड कैपलरीज का डेंस नेटवर्क होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लड कैपलरीज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट है
यहाँ पर ये आपको एक कैप्सूल नज़र आ रहा है, ये जो गोल गोल सर्कल टाइप का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास रेनल कार्पसल है, इसे हम मेलफेजिन बॉडी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा कैपलरीज, और वो कैपलरीज का एक क्लस्टर होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर कैपलरीज का होता है, और ये जो क्लस्टर है कैपलरीज का, इन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। इनकी जो कैपलरीज की वाल होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, और यहाँ पर जो है वो नीचे एक कैप्सूल मौजूद होता है जो कि हमारे नेफ्रॉन का एक ट्यूब होता है। इस कैप्सूल को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पर एक पिक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले तो आप बुक की पिक्चर में देख लें, यहाँ पर आपके पास ये जो मौजूद है, इस पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मेलफेजिन बॉडी। तो ये हमारे पास जो है वो पूरा मेलफेजिन बॉडी है। इस पूरे मेलफेजिन बॉडी के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक तो अंदर ये कैपलरीज़ का नेटवर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा कैपलरीज़ आ रही हैं, इन कैपलरीज़ को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है। उसके बाद जो है ये नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है, यहाँ पर ये आपको जो एक कैप्सूल नज़र आ रहा है, ये कैप्सूल जो है, ये कैप्सूल कहलाता है बोमेंस कैप्सूल। तो ये दूसरा पार्ट है इस पूरे हमारे पास कार्पसल का, ये पूरा जो कार्पसल है इसका दूसरा पार्ट है। इस पूरे कार्पसल को हम क्या कहते हैं, मेलफेजिन बॉडी। तो मेलफेजिन बॉडी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है ग्लोमेरुलस और एक है बोमेंस कैप्सूल। तो ये दूसरा यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल है। बाकी ये जो ट्यूब जा रहा है ये पूरा, ये ट्यूब्यूल कहलाता है, इसे रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ओवरऑल अगर आप नेफ्रॉन को देखें तो आपको नेफ्रॉन जो है वो इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आपके पास जो है ये मौजूद है नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल, और यहाँ पर जो है वो ब्लड कैपलरीज होंगी, और इस ब्लड कैपलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बोथ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेलफेजिन बॉडी। तो इन दोनों को मिलाकर जो है हम क्या कहते हैं, मेलफेजिन बॉडी कहते हैं। तो मेलफेजिन बॉडी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है ग्लोमेरुलस और एक है बोमेंस कैप्सूल। आगे चलते हैं। ग्लोमेरुलस इज़ ए बाल लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस क्या है, बाल की तरह का स्ट्रक्चर है, और ये ब्लड कैपलरीज का बना हुआ है। बाहर से जो है एक आर्टरी आती है जिसे हम अफेरेंट आर्टरी कहते हैं, अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो ये बाल लाइक स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम अफेरेंट आर्टरी, जो आर्टरी आ रही है, इसको बना रही है, उसे हम उस आर्टरी को हम अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एंड हाई वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड फैसिलेट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन दिस रीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जो कैपिलरी का नेटवर्क है उनके अंदर ब्लड आएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर होगा, इन कैपिलरीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा, उसकी वजह से ब्लड जो है, ब्लड का जो प्लाज्मा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नीचे आने लगेंगी, और वो आके बोमेंस कैप्सूल के अंदर गिर जाएंगी। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर गिर जाएंगी और ये एक तरह की फ़िल्ट्रेशन हो जाती है। इस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, किसकी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड का प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं हैव पोर्स अबाउट 70 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जो कैपिलरीज हैं, ब्लड की कैपिलरीज हैं, उनके अंदर सुराख होते हैं, और ये सुराख जो है वो 70 नैनोमीटर्स तक होते हैं। मतलब डायमीटर के अंदर ये सुराख कितने होते हैं, 70 नैनोमीटर्स तक होते हैं। विच प्रिवेंट द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि यहाँ पर जो बड़े मॉलिक्यूल्स और ब्लड के सेल्स यहाँ से गुजर सकें। यहाँ पर सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा जो है वो इन पोर से नीचे निकल सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एक पिक्चर भी है जिसमें आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो स्पेशल सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझें। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर आपको पास ये जो मौजूद है, ये आपके पास है ग्लोमेरुलस, और यहाँ पर ये जो पूरा कैप्सूल है, इस कैप्सूल को आप बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर की वजह से ब्लड प्लाज्मा बाहर आएगा, और इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। और यहाँ पर जो ये सेल्स हैं स्पेशल, इन्हें पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेट आएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा ब्लड का आ जाएगा, और वो जो है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू, उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू आगे आया है। अब आगे चलते हैं। ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स पोडोसाइट्स दैट आर रेप्ड अराउंड द ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें पोडोसाइट कहा जाता है, और ये ब्लड कैपिलरीज के ऊपर लगे होते हैं। These cells have small silt-like opening that play an active role in preventing plasma protein from entering the urinary ultrafiltrate.
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्पेशल सेल्स हैं इनके अंदर बहुत ही छोटी जो है वो जगह होती है जिससे सिर्फ प्लाज्मा ही गुजर सकता है, बड़े बड़े प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड के सेल्स गुजर नहीं सकते। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बन रहा है, इस यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बन रहा है, ख़राब चीज़ें जिसके अंदर हैं, उस फिल्ट्रेट के अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जा पाते हैं। तो इन पोडोसाइट सेल्स की वजह से, ये पोडोसाइट सेल उन्हें रोकते हैं क्योंकि इनके अंदर सुराख जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। आगे चलते हैं। ऑल द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फ्यूज टू फॉर्म एफेरेंट आर्ट्रियोल। जब ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो है ये बाहर निकलती हैं, मतलब ग्लोमेरुलस बनाती हैं, पहले यहाँ से कैपिलरी आती है, ग्लोमेरुलस बनाती है, फिर यहाँ से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर ये जब बाहर निकलती है तो यहाँ पर आर्टरी जो बनती है उसे हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो जब आती है, जो आर्टरी आती है यहाँ से आर्ट्रियोल, उसे हम अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और जो आर्टरी यहाँ से बाहर जाती है उसे हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो ए और ई का यहाँ पर डिफरेंस है। तो उसके बाद ये एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है ये मेल्फेजन बॉडी से बाहर निकलती है और आगे चली जाती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर भी आप समझ गए। आगे चलते हैं। बोवेन्स कैप्सूल फर्दर एक्सटेंडेड टू फॉर्म रेनल ट्यूब्यूल। आगे चल के बोवेन्स कैप्सूल जो हमारा था, ये पूरा कैप्सूल ये आगे चल के जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह की ट्यूब हो जाती है। और उस ट्यूब जो है वो आगे चल के इस तरह से कॉयल हो जाती है। इस कॉयल वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है, जो कि उस हमारे पास जो बोवेन्स कैप्सूल है उसके बाद आती है। और ये एक तरह की ट्यूब होती है जो कि कन्वोल्यूटेड होती है। तो यहाँ पर दो हमारे पास कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती हैं। एक होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि पहले आती है, और दूसरी बाद में आती है, लूप ऑफ हैनले के बाद में आती है। तो उसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। Most of the essential compound like glucose, amino acid, electrolytes, water is reabsorbed in this region. तो जो PCT है, proximal convoluted tubule है, यहाँ पर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बहुत सारा यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब का मतलब है यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट से चीज़ें वापसी बाहर चली जाती हैं, मतलब जो यहाँ से ब्लड का प्लाज्मा वगैरह आया है वो वापसी जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें वापसी रीअब्जॉर्ब होने लगेंगी पीसीटी के मकाम पर। अब ये जो प्रोसेस है ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर को आपने समझना है। पीसीटी रन्स डाउन टू द रेनल pyramid ऑफ द मेडुला becoming descending limb of the loop of Henle, then tubule turns back towards the Bowman's capsule making ascending limb and then coiled again to called distal convoluted tubule DCT। तो अब यहाँ पर तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपके पास क्या है, बोवेन्स कैप्सूल है। अब बोवेन्स कैप्सूल के बाद ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन गया है, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। नीचे ये जाएगा, मेडुला के अंदर इंटर होगा, मेडुला के बाद जो है ये फिर से वापसी आएगा। अब ये यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर हमारे पास ये पूरा लूप ऑफ हैनले कहलाता है। अब इसके अंदर दो और पार्ट आ रहे हैं, एक है डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब नीचे जाने वाली जो टांग है या लिम्ब है, दूसरी है असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जाने वाली लिम्ब है। और नीचे ये जो पार्ट है ये लूप ऑफ हैनले कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया। और आगे जब लूप ऑफ हैनले ऊपर जाएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, कॉइल्ड बन जाएगा, और इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। और आगे चल के जब नेफ्रॉन का एंड पार्ट आता है तो वहाँ पर एक और हमारे पास पाइप आता है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, और सारे नेफ्रॉन जो है उस कलेक्टिंग डक्ट से जाकर मिल जाते हैं। तो हर तरह से वहाँ पर नेफ्रॉन आकर जुड़ रहे होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन के पार्ट वहाँ पर आकर जुड़ते हैं, उसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कैरी करती है, जो भी फिल्ट्रेट बनाए, जो भी यूरिन बनाए, उसको लेकर जाती है किडनी से बाहर, और आगे चल के ये यूरेटर में डाल देती है, उसके अंदर चला जाता है जो भी हमारे पास यूरिन बना है। तो इस पिक्चर के अंदर एक बार फिर से आप इसको समझ लें। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, यहाँ पर आपको नए पार्ट के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला जो पार्ट है ये क्या है, ये हमारे पास है बोवेन्स कैप्सूल। ये बोवेन्स कैप्सूल के अंदर जो है वो क्या होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, उन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये इस पार्ट के अंदर होते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्यूब आ रही हैं, ये ट्यूब जो है वो बहुत ही कॉयल हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है कॉयल है। इस कॉइल्ड रीजन को हम क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे चल के ये क्या है, नीचे जा रहा है, और नीचे जाके ये एक पूरा लूप बना रहा है, इसे हम लूप ऑफ हैनले कहते हैं। इस लूप ऑफ हैनले के अंदर दो पार्ट आ रहे हैं, एक है डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे जा रही है, एक है असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर आ रही है।
नीचे वाला जो पार्ट है ये लूप ऑफ हेनले कहलाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वापसी आकर यहाँ पर ये फिर से कॉयल हो गई है, तो ये पूरा कॉइल्ड रीजन जो है ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाएगा। डिस्टिल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है इस बोमेंस कैप्सूल से, तो इस तरह से ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। लास्ट वाला ये पाइप जो है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो अब बात करेंगे कि ब्लड जो है वो आता कहाँ से है नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन के पास क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसे ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ब्लड उसे कैसे मिलता है। तो सबसे पहले किडनी के अंदर बाहर से जो है वो ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, आर्ट्रियोल से आर्टरी से आता है, और वो आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर बहुत सारी आर्ट्रियोल के अंदर डिवाइड हो जाती है। आगे चल के नेफ्रॉन के पास भी जो है वो एक आर्ट्रियोल आती है, और वहाँ से यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिविजन्स होती हैं उस आर्ट्रियोल के अंदर। रेनल आर्टरी इंटर्स द किडनी एट हाइलस, हाइलस के मकाम पर, हाइलस की जगह पर ये इंटर होती है हमारी किडनी के अंदर, और विच फर्दर डिवाइड्स इनटू द न्यूमरस स्मॉलर आर्ट्रियोल। तो ये बहुत सारे आर्ट्रियोल के अंदर ये आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के। वन ऑफ द आर्ट्रियोल सच एज अफेरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म्स डेंस कैपिलरी नेटवर्क एट ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले वहाँ से जो आर्ट्रियोल आ रही है वो बनाती है एक बहुत बड़ा क्या कैपिलरीज का नेटवर्क, और ये कैपिलरी का नेटवर्क जो है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब इस यहाँ पर ही फिल्ट्रेशन होगी, बहुत सारी ब्लड की चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। आगे चल के ये वापसी जो है वो एक कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये कैपिलरी जो है ये इफेरेंट आर्ट्रियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये आर्ट्रियोल जो है इफेरेंट आर्ट्रियोल कहलाती है। तो ग्लोमेरुलस लीव्स एज इफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये ग्लोमेरुलस को कैसे छोड़ती है, इफेरेंट आर्ट्रियोल बनकर। डायमीटर ऑफ अफेरेंट आर्ट्रियोल इज़ लार्जर देन इफेरेंट। तो इस वाली जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पर इसका डायमीटर छोटा होगा। डायमीटर छोटा होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा होता है, तो इफेरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होगा, अफेरेंट का जो है वो ज़्यादा होगा डायमीटर। आगे चलते हैं। Due to difference in diameter between these two arteriole, high pressure in glomerulus than other capillaries elsewhere। तो दूसरी किसी भी जगह पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा जितना ग्लोमेरुलस के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर का डिफरेंस जो है वो दोनों कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा है। जो आर्टरी कैपिलरी आ रही है, जो आर्टरी आ रही है उसका डायमीटर का ज़्यादा है, और यहाँ पर जो जा रही है उसका डायमीटर कम है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, प्रेशर बीच में ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। efferent arteriole extend downward forming a network of capillaries called peritubular capillaries। आगे चल के ये जो efferent arteriole इस ग्लोमेरुलस से निकली है ये बहुत ज़्यादा कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, और ये कैपिलरीज जो हैं ये पूरे हमारे नेफ्रॉन के ऊपर जो है वो फैल जाती हैं। इन कैपिलरीज को हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। दैट सराउंड्स द बोथ पीसीडी एंड डीसीटी। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन दोनों को सराउंड करती है, इन दोनों के पास से गुजर रही होती है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रेनल कॉर्टेक्स। ये हमारे किडनी का जो कॉर्टेक्स का पार्ट है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। एंड इट मूव्स डाउनवर्ड अलॉन्ग द लूप ऑफ हेनले टू गिव ब्रांचेस ऑफ द lateral connected to the capillary of the renal vein and venule in the region of the medulla। आगे चल के ये क्या होगी, नीचे जाएगी, और नीचे मेडुला के रीजन के अंदर लूप ऑफ हेनले के साथ नीचे चली जाएगी। उसके बाद ये वहाँ से वापसी आती है और एक वीन बन के वापसी निकल जाती है, और ये वीन जो है ये रेनल वेन के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब नीचे जो जा रही हैं यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क होगा लूप ऑफ हेनले की जगह पर। तो द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ओवर द कैपिलरीज ओवर द लूप ऑफ हेनले कॉल्ड वेजा रेक्टा। अब लूप ऑफ हेनले के ऊपर जो है वो बहुत सी ज़्यादा कैपिलरीज आ जाती हैं, उसके बाद ही ये कैपिलरीज यहाँ से वेन बनकर बह जाती हैं। ये जो पूरा नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा कैपिलरीज हैं, इन्हें हम वेजा रेक्टा कहते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द वेजा रेक्टा ब्लड फ्लो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सिस्टम एंड इंटर्स इनटू द रेनल वेन टू जॉइन द वेनस सर्कुलेशन एंड लीव्स द किडनी। वेजा रेक्टा से जो है वो ब्लड बाहर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वेजा रेक्टा के अंदर ऊपर से आएगा, फिर वहाँ से जो है वो बाहर जाएगा और वेंस के थ्रू किडनी के बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये जो ब्लड पूरा इस नेफ्रॉन के ऊपर आ रहा है ये पूरा क्या करेगा, एक तरह की रीअब्जॉर्प्शन भी करेगा और पूरे कॉर्टेक्स को बाकी की चीज़ें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एक और हमारे पास पिक्चर है नेफ्रॉन की, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन का पार्ट है हमारे पास। आगे चल के ये नेफ्रॉन का जो है पूरा ट्यूब्यूल जा रहा है,
अब यहाँ पर ये जो कैपिलरी आ रही है, यहाँ पर ये हमारे पास जो कैपिलरी है, ये यहाँ पर सॉरी आर्टरी आ रही है, ये आर्ट्रियोल के अंदर डिवाइड हो जाती है। आर्ट्रियोल जो है आगे चल के ये यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल बनाती है, और बोमेन्स कैप्सूल आगे चल के इफेरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। इफेरेंट आर्ट्रियोल आगे चल के ये बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और ये सारी जो आप कैपिलरीज यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरे इस पीसीटी डीसीटी सभी को ये क्या कर रही हैं, सराउंड कर रही हैं, और ये पूरी इन्हें हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। आगे चल के ये नीचे जाएंगी और लूप ऑफ हैनले के ऊपर जो है वो पूरी ये जकड़ जाएंगी। इस लूप ऑफ हैनले के ऊपर जो आपको दिख रही हैं ये सारी कैपिलरीज, इन्हें हम वेजा रेक्टा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हें ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही हैं, लेकिन इन्हें स्पेशल नाम दिया जाता है वेजा रेक्टा। आगे चल के ये जो है वेन्यूल के साथ कन्वर्ट होकर ये वेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और आगे चल के ये वेन में चली जाती हैं जो कि किडनी से बाहर जाती है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है, जिसके अंदर ये पूरी जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये इस पूरे नेफ्रॉन को सराउंड कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक अभी यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पूरा फंक्शन ऑफ द किडनी। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, नेफ्रॉन के भी और किडनी के भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।